हम कक्षा 11वीं में जो दूसरा अध्याय है मापन और मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि आप लोगों को पहले ही बतलाया जा चुका है कि जो फिजिक्स होता है, भौतिकी होती है, वह मापन पर आधारित होता है और जिसका हम मापन करते हैं उन्हीं राशियों को भौतिक राशि कहा जाता है। तब यहाँ पर भौतिक राशियाँ क्या है इसको पहले समझ लेना चाहिए आप लोगों को। तो जैसे हमने बतलाया कि जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, अर्थात मेजरमेंट करेंगे उन्हीं राशियों को भौतिक राशि कहेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न आती है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। तब यहाँ पर भौतिक राशियाँ जो होती है वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होते हैं जो एक दूसरे पे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अन्य पर निर्भर नहीं होते। और ये अगले हम पद्धति में जाएंगे तो आपको बतलाएंगे कि वर्तमान में ये 7 मूल भौतिक राशि है और इसके साथ साथ 2 पूरक मूल भौतिक राशियाँ हैं। इसको हम भौतिक राशियों को देखेंगे तब ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। इसके साथ साथ आधुनिक युग में फिजिक्स का विस्तार हुआ तो इसके साथ साथ 2 पूरक भौतिक राशियाँ भी मूल श्रेणी में रखा गया है। एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण। आगे इस पे चलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों में। तब तो ये बहुत सारे हैं, अनेक हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम विस्तार करते हैं तो नए नए चीज़ों की खोज होती जाती है, उसके आधार पर हम मात्रक बनाते जाते हैं। तब जैसे यहाँ पर सामान्य चीज़ें हैं, क्षेत्रफल, किसी स्थान का क्षेत्रफल निकालना है तब क्षेत्रफल क्या होती है, लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। तो लंबाई का लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम लंबाई ही कह सकते हैं। तो इस तरह से लंबाई गुणित चौड़ाई कहेंगे तो क्षेत्रफल जो भौतिक राशि आया ये क्या है, लंबाई से लिया गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसी तरह से है आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, बल, त्वरण और बहुत सारे हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे हम। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो भौतिक राशियों के बारे में जानकारी हो गई। अब यहाँ पर बात आता है मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता के लिए आपको हम 2 चीज़ें देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, 2 वस्तु है, एक पेन है और दूसरा क्या है, उसका ढक्कन। ठीक है, अब सामान्य रूप से आप देखोगे तो क्या कहोगे, देखने से हमें ये पता चलेगा कि पेन की लंबाई उसके ढक्कन की लंबाई से अधिक है। पर यहाँ पर बात आता है कितनी अधिक है। तो कितनी अधिक है ये कब पता चलेगा, जब हम मापन करेंगे, तब मापेंगे तभी पता चलेगा। अर्थात इसी कारण हमें क्या होती है, मापन की आवश्यकता होती है। या सिंपल से हम कहेंगे ये पेन कितना लंबा है, 1 बित्ता 2 बित्ता, ऐसा कहने से इसकी वास्तविक परिमाणात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए उसका मापन आवश्यक है। किस ज्ञान के लिए, परिमाणात्मक ज्ञान के लिए उसका मापन आवश्यक होता है। अब मापन क्या है, हम मापन कैसे करें। तब किसी भी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक संदर्भ अर्थात मात्रक लेना पड़ेगा। मात्रक के बारे में अगले बतलाएंगे, लेकिन अभी सोचोगे मात्रक लेना पड़ेगा। मात्रक को यहाँ पर परिभाषित करते हैं संदर्भ मानक, एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, एक मानक परिमाण को ले लेते हैं। मानक परिमाण जैसे हम लंबाई के लिए कहेंगे तो किसको लेंगे, मीटर को। मीटर को जानते हो, लंबाई का मात्रक है। तो एक मानक जो होता है संदर्भ मानक है और उसी संदर्भ मानक से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मापन का अर्थ है संदर्भ मानक से तुलना करना। और संदर्भ मानक उसी प्रकार की भौतिक राशि होती है, अर्थात लंबाई, मीटर कहेंगे तो एक लंबाई का होगा और इसी संदर्भ मानक को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। स्टार्ट।
मापन के मात्रक, जैसे हमने बताया कि मापन करने से पहले आप मात्रक को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम मापन के बारे में समझ सकते हैं। तब मापन के मात्रक, मात्रक किसे कहेंगे? तब जैसे हमने अभी भी बतलाया है कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो स्पष्ट है, संदर्भ मानक, और इसको सुपरिभाषित होना आवश्यक है। जैसे मीटर कहते हैं तो मीटर की परिभाषा देना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर है। अब यहाँ पर आगे लेते हैं मात्रक के बारे में और जानकारी लेते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे सिंपल अगर मात्रक मिल गया आपको, तब किसी वस्तु की लंबाई कितना है ये नहीं जान सकते। जैसे आपको यहाँ पर कहा जाता है इस पेन की लंबाई कितना है, अगर मीटर मात्रक है लंबाई का, तो क्या जानेंगे, क्या इसका ज्ञान हो पाएगा हमें कितना लंबा है? ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, संख्यात्मक मान। तब इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला है उस भौतिक राशि का मात्रक, और दूसरा है संख्यात्मक मान। जैसे अब इसी को और एक बार विस्तार से समझते हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है। आप बोध कर सकते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है। तब मीटर लंबाई का मात्रक हो गया, और जो 5 है ये संख्यात्मक मान हुआ उसका, उस परिमाण को दर्शाने के लिए। और इससे ये स्पष्ट होता है कि वस्तु की लंबाई 1 मीटर का 5 गुना है। अगर हम किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है कहते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया कि वस्तु की लंबाई 1 मीटर का 5 गुना है। अतः किसी भौतिक राशि का परिमाण उसके संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। इससे स्पष्ट हो गया संख्यात्मक मान और क्या हो गया, मात्रक, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अब आगे इसी में चलते हैं। हम बहुत सारे मात्रक लेते हैं, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, फीट वगैरह वगैरह। इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी तो है ही। अब इसमें हम देखते हैं कि यदि मात्रक को बदल देता उसका संख्यात्मक मान भी बदल जाता है। जैसे हम बतलाते हैं इसी को 5 मीटर है, किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, अगर उसी को हम मात्रक सेंटीमीटर लेंगे तब क्या कहेंगे, उस वस्तु की लंबाई 500 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर संख्यात्मक मान 500 हो गया, पहले क्या था 5 था, मीटर मात्रक क्या था, मीटर था। यहाँ पर मात्रक किसको ले लिए हम, सेंटीमीटर को, तो संख्यात्मक मान कितना हो गया 500। लेकिन इन दोनों स्थितियों में हम देखेंगे तब परिमाण समान है, अर्थात 5 मीटर कहें या 500 सेंटीमीटर कहें, परिमाण तो उतना ही है। तो इस दोनों उदाहरण से ये आप समझ सकते हैं कि हम मात्रक को बदल देते हैं तब संख्यात्मक मान भी बदल जाता है, लेकिन परिमाण में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात हम अब इन दोनों में देखते हैं कि संख्यात्मक मान में क्यों बदला। तब यहाँ पर हम जो मीटर, जो मात्रक है लंबाई का, उसको जो हम परिभाषित किए गए हैं और उसी के आधार पर हम सेंटीमीटर को भी परिभाषित किए हैं। तब आप सब जानते हैं कि मीटर क्या है, बड़ा मात्रक है, और सेंटीमीटर क्या है, छोटा मात्रक है। तब जब हम बड़ा मात्रक लेते हैं तब संख्यात्मक मान क्या होता है, कम हो जाता है, और जब हम छोटा मात्रक लेते हैं तब संख्यात्मक मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तब इन उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब कहने का अर्थ है उल्टा, बड़ा मात्रक लिए तो संख्यात्मक मान छोटा हुआ, छोटा मात्रक लिए सेंटीमीटर तब संख्यात्मक मान कितना हुआ, बड़ा हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, संबंध मिल जाता है। क्या संबंध मिला, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात एक का मात्रक बड़ा मात्रक लेंगे तो संख्यात्मक मान छोटा होता जाएगा। और इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे तब क्या हो जाएगा ये, तो गणितीय रूप या सूत्र के रूप में लिखने के लिए हम संख्यात्मक मान को n से दर्शाते हैं और मात्रक को u से। तब हम इसी कथन को इस रूप में लिख सकते हैं,
कैसे लिखेंगे? किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो संख्यात्मक मान n ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो गया, और व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे तो 1/u। तीसरा से 1/ लिखे तब क्या हो जाएगा? वो व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरह से एक निष्कर्ष निकल जाता है कि किसी भी जो भौतिक राशि होती है या किसी भी वस्तु होता है और उसके जो परिमाण को दर्शाने के लिए हम जो संख्यात्मक मान का उपयोग करते हैं तो कौन सा मात्रक लेते हैं, उस मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तब इस तरह से संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या करती है? उस भौतिक राशि के परिमाण को क्या करता है? बोध कराता है या ज्ञान कराता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो मापन क्या है, किसी भी भौतिक राशि के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए आवश्यक है। अतः हम जब तक मापन नहीं करेंगे किसी भी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और परिमाणात्मक ज्ञान के लिए मात्रक, भौतिक राशि का मात्रक और संख्यात्मक मान आवश्यक है। इन्हीं दोनों से ही हम दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है मात्रक। हमने क्या लिया? मात्रक। अब ये मात्रक कैसा होना चाहिए? तो मात्रक को हम शुरू में ही परिभाषित क्या किए हैं? प्रयुक्त संदर्भ मानक। ये शब्द थोड़ा सा कठिन शब्द है। प्रयुक्त संदर्भ मानक अर्थात किसी भी भौतिक राशि लेते हैं उसके संदर्भ में मानकीकृत करते हैं। कैसे मानकीकृत करते हैं? जैसे हम लंबाई के लिए लेते हैं तो एक निश्चित लंबाई को मानक मान लेते हैं। निश्चित लंबाई को मानक मान लिए और उसको एक नाम दे दिए। निश्चित लंबाई को हमने मानक मानकर एक नाम दे दिए, जैसे मीटर। तो मीटर क्या है? एक निश्चित लंबाई है, इसीलिए इसको कहा गया है प्रयुक्त संदर्भ मानक। इसी तरह से हम द्रव्यमान के लिए मात्रक को लेंगे तब एक निश्चित द्रव्यमान को एक मानकीकृत मानक मान लेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड कर देंगे और मानकीकृत करने के पश्चात उसको एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिए गए? किलोग्राम। तो इस तरह से द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। हालांकि आधुनिक युग में हम जितने भी मात्रक है उसको सुस्पष्ट परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से जब हम मात्रक बनाते हैं तब उसमें कुछ विशेषताएं होना आवश्यक है। आगे देखते हैं हम मात्रक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तब पहला तो है कि जो मात्रक है वह सुपरिभाषित हो। मानकीकृत करते हैं तो कैसे मानक बनाएंगे? ऐसा नहीं है कि जो भी जिसने कह दिया गया उसको हम मानक मान लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसको उसकी जो परिभाषा है स्पष्ट होनी चाहिए, वह सुपरिभाषित हो। दूसरा, उसका जो आकार है, परिमाण, न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा। इस तरह से बहुत बड़ा परिमाण का मात्रक नहीं बना सकते, नहीं बहुत छोटा का मात्रक बना सकते हैं। इसी तरह से आगे लेते हैं, हमने जो संदर्भ मानक लिए हैं तब वह समय और स्थान के साथ उसमें परिवर्तन ना हो। अगर परिवर्तन हो गया तब अमेरिका में हम संदर्भ मानक अलग ले लिए और उसी भौतिक राशि के लिए भारत में अलग ले लिए, तब तो इस तरह से मैच नहीं करेगा ना। तो इसलिए समय और स्थान के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। और इसका अगला जो विशेषता है वह सर्वमान्य हो, पूरे विश्व में प्रमाणित हो, मान्य हो, तभी उसको आप मात्रक कहेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगी? भारत के लिए 1 मीटर अलग हो गया, अमेरिका के लिए 1 मीटर अलग परिमाण का हो गया, तब थोड़ी बनेगा। ऐसे में कोई भी काम नहीं चल सकता। इसीलिए जो भी हम मात्रक बनाते हैं वह पूरे विश्व में मान्यता होनी चाहिए। अगला इसका जो विशेषता है, सभी स्थानों पर आसानी से पुनर्उत्पादित करने योग्य हो। अगर मान लो अब यहाँ पर हम मीटर स्केल बनाना चाहते हैं तब परिभाषा के आधार पर यहाँ पर कितनी लंबाई है 1 मीटर, उसको पुनः प्राप्त कर लें, ऐसी
विशेषता होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सभी स्थानों पर आसानी से पुनर्उत्पादित करने योग्य हो। तब इस तरह से मात्रक की विशेषताएं होती है। आगे आप लेते हैं, अब मात्रक है तो उसको कैसे बनाएं, क्या बनाएं। तब इसके लिए मात्रक भी क्या होती है, दो प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। अब जैसे हमने बताया कि जो भौतिक राशियां भी होती है दो प्रकार की होती है। जैसे शुरुआत में हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियों में क्या करती हैं, 7 मूल भौतिक राशि और 2 पूरक मूल भौतिक राशि रखा गया है। तब इसके संगत जो भी मात्रक रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। और जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है इसके लिए जो हम मात्रक निर्धारित करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या हो जाता है, मूल मात्रक उन मात्रक को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। जैसे उसके लिए भी हम परिभाषा दिए थे कि वही भी क्या होते हैं, मूल भौतिक राशि भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक उसी तरह से जो मूल मात्रक होगा वह क्या होगा, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। और हम ये भी समझ सकते हैं कि मूल भौतिक राशियों के जो भी मात्रक है उसको हम क्या कह सकते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अब निश्चित रूप से इसकी भी संख्या क्या होगी, 7 होगी। और इसमें भी क्या होगा, 2 पूरक मूल मात्रक है। अगर हम लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक के लिए, तब उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। क्योंकि इसके लिए हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो क्या होती है, मूल भौतिक राशि से प्राप्त करते हैं। जैसे हम बतला चुके हैं, जो क्षेत्रफल है वह लंबाई से प्राप्त होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई करते हैं। आयतन भी लंबाई से प्राप्त होता है। घनत्व तो क्या होती है, द्रव्यमान और लंबाई दोनों से प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह से अगर इनके हम मात्रक बनाएंगे, व्युत्पन्न करेंगे, तब क्या होगा, जो मूल भौतिक राशि के मात्रक होंगे अर्थात मूल मात्रक होंगे उससे व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्युत्पन्न मात्रक इसको कहेंगे जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इसको और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे घनत्व का मात्रक आप लोग सुने होंगे, किलोग्राम घन मीटर या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ऐसा कहते हैं। किलोग्राम घन मीटर या फिर ग्राम घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से घनत्व को जो मात्रक निर्धारित होता है वह द्रव्यमान के मूल मात्रक किलोग्राम और लंबाई के मूल मात्रक मीटर से प्राप्त किया गया है। तब इस तरह से व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वह मूल मात्रक से ही प्राप्त होता है। अब जैसे जैसे जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी उसी के संदर्भ हम या उसी के संगत हमें क्या प्राप्त होगा, व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होगा। आगे हम लेते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, तो ये परिभाषा से आप अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। तब यहाँ पर आप लोग अंतर लिखेंगे, कुछ को मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, इसको लिखकर मैं नहीं दर्शा रहा हूँ। तब यहाँ पर आता है मूल राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट हो गया है। और व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आगे इधर हम देखेंगे तब इसमें और क्या हो जाएगा। जैसे हमने बतलाया कि जो मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे किलोग्राम क्या है, मूल मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है। तब किलोग्राम और मीटर में कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि जो मूल मात्रक है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जबकि
व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। और मूल मात्रक की संख्या क्या है? सीमित है। सीमित है मतलब हम अगला पद्धति में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? 7 + 2 अर्थात 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मूल मात्रक हैं। इस तरह से इसकी संख्या क्या है? सीमित है। जबकि व्युत्पन्न मात्रक इसकी संख्या क्या है? सीमित नहीं है। तो इस तरह से अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। स्पष्टतः आप समझ सकते हो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को। तो इस तरह से इस मात्रकों के बारे में सामान्य जानकारी थी। अगले क्लास में हम मात्रकों की पद्धतियाँ को पढ़ेंगे। जैसे हमने भी बताया कि जो एसआई पद्धति है, तो इस तरह से जैसे जैसे साइंस विकास करते गया उसी तरह से पद्धतियाँ भी विकास करती गई। तब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो पहले कौन कौन सा जो भौतिक राशि थे उसको मूल माना गया था और उसके कौन कौन से मूल मात्रक बनाए गए थे। तब इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। आज के लिए इतना ही।